तो अब शुरू हो गया। माफिया मुख्तार की मौत का मजहर तो देखिए, हालात कब्र मौत का मंजर तो देखिए। गिला मौत से नहीं अपनों से है, आंखें बंद क्या हुई वो कब्र खोदने लगे। मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। बेगुनाहों को मौत बांटने वाले माफिया मुख्तार की जिंदगी का दी एंड हो गया है। लेकिन अंसारी परिवार ने मुख्तार की कहानी को आगे बढ़ा दिया है। मुख्तार की मौत को उसका परिवार जिंदा रखने की जुगत में है। अंसारी परिवार का दावा है कि मुख्तार की मौत की कहानी में क्लाइमैक्स का आना अभी बाकी है। क्या 10 साल बाद मुख्तार की कब्र मौत पर नया खुलासा करेगी? क्या 20 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी की हड्डियां मौत की गवाही देंगी? क्या अगले 100 साल में जांच के लिए कभी भी कब्र से मुख्तार का कंकाल निकाला जा सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन अब उसके कब्र पर रहस्यों का चादर क्यों फैलाया जा रहा है? मिट्टी में मिल चुके मुख्तार की डिजीज हिस्ट्री होने के बावजूद उसकी मौत को मिस्ट्री क्यों बनाया जा रहा है? ये जो स्लो पॉइजन दिया जाता है जिसमें 1 महीने के बीच में कभी भी मौत हो सकती है, इसमें 2 ही चीजें होती हैं। मौत के कारण में या तो लीवर फट जाएगा या मौत के कारण में उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और जहर से मरने वाले जो होंगे जिनका कार्डियक अरेस्ट होगा उसका हार्ट पीला हो जाएगा। तो मुख्तार का तो हार्ट भी पीला होगा। क्या मुख्तार की लाश पर खास तरह का लेप लगाया गया है जिससे लाश जल्दी सड़े गले नहीं? क्या मुख्तार की हड्डियों को गलने से रोकने के लिए स्पेशल केमिकल का सहारा लिया गया? क्या आज से 100 साल बाद तक मुख्तार के मौत की फाइल कभी भी खोली जा सकती है? क्या अगले 100 सालों में मुख्तार के बाल या नाखून से कभी भी उसकी मौत की वजह का पता लगाया जा सकता है? जवाब अगर हाँ है तो ये सब कुछ कैसे होगा? कब्र में दफन लाश की सैंपलिंग कैसे होगी? क्या कब्र में दफन होने के बाद भी मुख्तार की लाश की जांच हो सकती है? अगर ये मुमकिन है तो जांच के लिए वक्त की मियाद कितनी हो सकती है? 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर 100 साल? क्या 100 साल बाद भी मुख्तार की कब्र मौत का मजमून लिख सकती है? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कभी भी उनकी जो बॉडी है वो कब्र से बाहर निकल सकती है और उसको री एग्जामिन किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है मुख्तार को माइकोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। वहीं मुख्तार का परिवार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर देकर मार डाला गया। उस अवधि में मुख्तार से मेरी बात हुई है। सबके सामने वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पूरे शरीर में जो जहर खिलाया गया है उसका असर इतना हो गया है कि आग लगी हुई है। मेरा पेट लगता है फट जाएगा और मैं बहुत बेचैन हूँ। उन्होंने ये कहा कि भैया ये लोग इलाज के नाम पे नाटक करेंगे, इनसे कहिए कि हमको रिफर कर दें लखनऊ में पीजीआई के लिए, केजीएमसी के लिए या मेदांता के लिए। मुख्तार अंसारी को उसके घर से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर दफनाया गया है। फाटक के पास मौजूद इस कब्रिस्तान को काली बाग के नाम से जाना जाता है। इसी काली बाग में मुख्तार अंसारी के पुरखे दफन हैं। इसी कब्रिस्तान में अम्मी और अब्बा के काफी करीब मुख्तार को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन सवाल है, क्या उसी खाक से खुलासा हो सकता है कि मुख्तार की मौत कैसे हुई?
जवाब है हाँ, ये मुमकिन है। फॉरेंसिक साइंस की मदद से मुख्तार की हड्डी के 1 सेंटीमीटर के भी टुकड़े को टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि परिवार का जहर देने वाला आरोप कितना सच है और कितना झूठ। और जब केमिकल एनालिसिस का या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस भी उसी को कहते हैं, इसका रिपोर्ट हमको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पता चल जाएगा। और अगर उसमें पॉइजन नेगेटिव आया तो यानी नेचुरल डेथ होती है, और अगर पॉइजन के ट्रेसेस मिले पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस लाइन ऑफ एक्शन पे, उस पॉइजन के डिटेक्शन पे और डिटेल्ड स्टडी करते हैं, दूसरे भी टेस्ट करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के पंचनामे से लेकर परिवार द्वारा लगाए गए जहर देने के आरोपों पर पक्की पड़ताल की है। टाइम्स नाउ नव भारत की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने एक्सपर्ट से बात कर इस बात की पड़ताल भी की कि क्या मौत के बरसों बाद भी जहर वाले एंगल पर जांच संभव है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में पहुंची। इस दौरान हमने जानना चाहा कि पब्लिक के मन में मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या है। जहर वाली थ्योरी को लेकर क्या वाकई दम है या फिर ये अंसारी परिवार का सिर्फ वहम है। बड़ा सवाल है, क्या 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत को सियासी रंग दिया जा रहा है? क्या मुख्तार अंसारी की मौत को जहर से जोड़कर जमात और जज्बात का चुनावी दांव चला जा रहा है? क्या मुख्तार की मौत को मुद्दा बनाकर पूर्वांचल की मुस्लिम सियासत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और क्या मौत की नींद सो चुके मुख्तार के सहारे लोकसभा चुनाव में डूबती नैया को पार पहुंचाने की कवायद चल रही है? मुख्तार की मौत के बाद से ही फाटक पर लोगों का जमावड़ा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर आम लोगों के साथ साथ सियासी लोगों का भी आना जाना लगा हुआ है। मुख्तार की मौत से जुड़े सियासी पन्नों को हम आगे पलटेंगे। उससे पहले मुख्तार की मौत से जुड़े उस जांच के बारे में बताते हैं जिसके बारे में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी बहुत बड़ा दावा करते हैं। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। बरसों बाद मुख्तार के कंकाल को बाहर निकालकर कैसे जांच की जा सकती है, कैसे इस जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का रुख किया। BHU के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मनोज कुमार से सीधा सवाल किया, क्या काली बाग कब्रिस्तान में दफन माफिया मुख्तार अंसारी की लाश से सबूत जुटाए जा सकते हैं? जवाब क्या मिला, आप खुद सुनिए। जब केमिकल एनालिसिस का या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस भी उसी को कहते हैं, इसका रिपोर्ट हमको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पता चल जाएगा। और अगर उसमें पॉइजन नेगेटिव आया तो यानी नेचुरल डेथ होती है, और अगर पॉइजन के ट्रेसेस मिले पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस लाइन ऑफ एक्शन पे, उस पॉइजन के डिटेक्शन पे और डिटेल्ड स्टडी करते हैं, दूसरे भी टेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा, अब एक होता है फ्लेम आयन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, फिर एक TLC है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है। TLC एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। या आयन क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताते हैं। तो इन टेस्ट को लगाया जाएगा
तो अगर पॉइजन के ट्रेस होंगे तो वो ज़रूर मिल जाते हैं। बीएचयू के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। मौत के बरसों बाद हड्डी के 1 सेंटीमीटर टुकड़े से भी मौत से जुड़ी जांच संभव है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार की कब्र की मिट्टी से भी जहर से जुड़ी जांच मुमकिन है। अगर मुख्तार की मौत जहर से हुई है तो 100 साल बाद भी जहर की पुष्टि हो सकती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इस टेस्ट में किसी भी सैंपल में, केमिकल में या बॉडी में अगर कोई भी मेटालिक पॉइजन है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। और उसकी खास बात है इस प्रक्रिया की कि इसमें न सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी हो जाता है। यानी पॉइजन कौन सा है ये तो पता चलेगा ही, उसके अलावा कितनी मात्रा में दी गई है ये भी पता चल जाता है। इस खास तरह की जांच के लिए हड्डी का सैंपल लिया जाता है। हड्डी के सैंपल का टीएलसी चेक किया जाता है। टीएलसी जांच से जहर की जानकारी मिल जाती है। इसके बाद एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से कौन सा जहर दिया गया ये पता लगाया जाता है। जहर से मौत की पुष्टि तभी होती है जब जांच में 200 से 300 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलता है। या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस भी उसी को कहते हैं। इसका रिपोर्ट हमको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पता चल जाएगा। और अगर उसमें पॉइजन नेगेटिव आया तो यानी नेचुरल डेथ होती है, और अगर पॉइजन के ट्रेसेस मिले, पॉजिटिव आता है, तो फिर हम उस लाइन ऑफ एक्शन पे, उस पॉइजन के डिटेक्शन पे और डिटेल्ड स्टडी करते हैं, दूसरे भी टेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा। अब एक होता है फ्लेम आयन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, फिर एक टीएलसी है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है। टीएलसी एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। या आयन क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताते हैं। तो इन टेस्ट को लगाया जाएगा, तो अगर पॉइजन के ट्रेस होंगे तो वो ज़रूर मिल जाते हैं। सिर्फ हड्डी या कब्र की मिट्टी से ही नहीं, मुख्तार के नाखून और बाल से भी जहर देने की जांच हो सकती है, क्योंकि मेडिकल साइंस का मानना है कि अगर जहर दिया गया होगा तो वो बाल और नाखून में बरसों तक मौजूद रहेगा। नेल भी एक टफ टिश्यू है, तो उसका भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है। वो भले ही शरीर से, चमड़े से निकल जाए, लेकिन वो उसको गलने में और उसको डिकम्पोज होने में समय लगता है। और उसके अलावा हेयर हुआ, तो ये सारे जो केराटिनाइज टिश्यू हैं और बोन हैं, इनसे लंबे समय तक अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है या कोई तरह की इंजरी है या किसी तरह का आपको और भी डाउट है कि इसकी मौत किसी और अप्राकृतिक तरीके से हुई होगी, तो हम लोग उसके एग्जामिनेशन से ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्तार के मौत की वजह मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चलते आया हार्ट अटैक है। मुख्तार अंसारी की बादा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। अस्पताल से मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया गया कि मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। माफिया मुख्तार की मौत के लिए जिस मायोकार्डियल इंफॉर्क्शन को जिम्मेदार बताया गया है वो होता क्या है, इसमें क्या होता है जिससे दिल धड़कना छोड़ देता है। इसे जानने के लिए जब हमने हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की तो जवाब क्या मिला, सुन लीजिए। मायो का मतलब होता है मसल्स, कार्डियो का मतलब हार्ट, और इंफ्रैक्शन का मतलब होता है कि वहां पर जैसे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो वो टिश्यू की डेथ हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। हार्ट जैसे ब्लड सप्लाई करता है, पर हार्ट को भी जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं।
और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लाक बन जाता है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होता है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण रहता है, एमआई का जो मुख्य कारण होता है, वो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज का होता है। माइकोकार्डियल इंफार्क्शन को बोलचाल की जुबान में दिल का दौरा कहा जाता है, जिसके चलते दिल में खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। खून का थक्का बन जाने से दिल को ऑक्सीजन मिलना भी कम होने लगता है। आखिरकार दिल धड़कना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती थी। मुख्तार के बैरक की निगरानी डायरेक्ट लखनऊ से 24/7 की जाती थी। जेल में रिश्तेदारों से मिलने तक पर रोक थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर इतनी सख्ती थी कि जेल में एक जेलर को मुख्तार पर नरमी बरतने की वजह से सस्पेंड तक कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर साल 2005 से ही जेल में बंद था। साल 2017 में योगी सरकार के आने के पहले वो पंजाब के रोपड़ जेल में था। पंजाब से उसे यूपी लाने के लिए योगी सरकार बाकायदे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। मुख्तार को जब 2021 में पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था, तभी से वो हार्ट का मरीज था। रोपड़ जेल से बांदा जेल में आने के बाद 2 डॉक्टर्स की टीम उसका रोजाना चेकअप करती थी। जेल में इलाज के साथ साथ मुख्तार को 84 बार जेल से बाहर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था, उसकी एक नहीं कई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि वो बहुत बीमार था। एक नहीं कई गंभीर बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी हुई थी। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज और सीने में दर्द जैसी बीमारियां मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। साल 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब के रोपड़ जेल में रहते हुए राष्ट्रपति को एक खत लिखा था। राष्ट्रपति के नाम लिखे इस खत में मुख्तार अंसारी ने ये कबूल किया था कि जेल के अंदर उसे 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। इसके 1 साल पहले 2018 में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी, जिसमें उसने जिक्र किया था कि मुख्तार को हार्ट, बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं। उसे जेल में हार्ट अटैक तक आ चुका है। लेकिन मौत से 1 हफ्ता पहले 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखा। उस एप्लीकेशन में मुख्तार ने लिखा कि 19 मार्च की रात को उसे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। उनके तरफ से लिखित भी आवेदन दिया गया है और मौखिक रूप से भी न्यायालय से गुहार लगाई गई है। 19 तारीख को उनको जहर दिया गया खाने में मिला के, और तभी से उसी समय से ये बात कंप्लेन जहां कर सकते थे सब जगह किया गया। इसी के बाद मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन देने की थ्योरी चर्चा में आ गई। जहरीली साजिश का आरोप सिर्फ परिवार ही नहीं लगा रहा, इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार पर सवाल उठाए जाने लगे। मुख्तार की बीमारी वाली मौत को स्लो पॉइजन की थ्योरी से जोड़कर सियासी रंग देने की कोशिश शुरू हो गई। वजह साफ है, गाजीपुर और आसपास के मुस्लिम इलाकों में मुख्तार अंसारी का असर। पूर्वांचल का जिला गाजीपुर, जहां सियासत और माफिया मुख्तार अंसारी का रसूख एक जगह आकर मिलती है। मुख्तार की मौत के बाद ये पूर्वांचल में इलेक्शन का एपिसेंटर बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द मुख्तार की मौत और जमात का समीकरण गढ़ा जा रहा है। मुख्तार अंसारी की क्या अहमियत रही है आपको? बहुत बड़ी अहमियत थी। मसलन एक मसीहा थे, वो गरीब परवर थे। हाँ, जिसकी शादी ब्याह कर यदि पैसा नहीं था वो शादी करवा देते थे। इतना हम जानते हैं। शख्सियत हाँ बहुत बड़ी थी। शख्सियत बड़ी थी। हाँ बहुत बड़ी थी। अब उनका निधन हो चुका है, उनकी वो रुखसत हो चुके हैं। तो जब
मऊ की सियासत को आप देखते हैं, क्योंकि मऊ की सियासत अभी तक मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द ही घूमती थी, क्या अब उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या अंसारी परिवार उसकी भरपाई कर पाएगा? नहीं। क्यों, उसकी वजह क्या है? नहीं कर पाएंगे। वो शख्सियत दूसरी थी, हम कुछ और, हमारे औलाद कुछ और है। कोई टक्कर नहीं दे पाता। नहीं। मुख्तार के फाटक पर एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। ओवैसी का फोकस ज्यादातर पश्चिमी यूपी पर या फिर मुस्लिम बहुल सीटों पर रहता था, लेकिन मुख्तार की मौत और चुनावी नफा नुकसान का गुणा भागकर वो मुख्तार के घर पहुंच गए। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांखड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था, जिनको जिंदा जला दिया गया घाटमिका के। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। ओवैसी के मुख्तार के घर पहुंचने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर अखिलेश यादव के आदेश पर धर्मेंद्र यादव गाजीपुर पहुंच गए, मुख्तार की कब्र पर गए और वहां फूल चढ़ाए। इसके बाद परिवार के साथ मुख्तार के घर पहुंचे। मुख्तार के फाटक पर सजदा करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंच गए। गाजीपुर पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल से मुलाकात की, सांत्वना दी। लेकिन स्वामी की श्रद्धांजलि को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। वजह माना जा रहा है मुख्तार अंसारी का गाजीपुर समेत आसपास की मुस्लिम बहुल सीटों पर असर। माफिया मुख्तार का दबदबा पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर रहा। गाजीपुर, जहां 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, घोसी, जहां 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, बलिया, जहां 1,10,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जौनपुर में मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 2.5 लाख से ज्यादा है, वहीं आजमगढ़ में 3.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। जाहिर है मुख्तार के प्रभाव वाली इन सीटों पर इस बार मुख्तार दांव चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसा माना जाता है कि इन खास इलाकों में मुख्तार अंसारी की मुस्लिम जमात में पैठ थी। अब उसी पैठ को वोट में तब्दील करने के लिए दांव चले जा रहे हैं। रही बात अंसारी परिवार की, तो इन इलाकों में अपने राजनीतिक दबदबे को कायम रखने के लिए वो मुख्तार अंसारी के नाम को जिंदा रखना चाहता है, उसकी कब्र को चर्चा में बनाए रखना चाहता है।